जादूगर एक बच्चे का मैजिक माना टेस्ट कर रहा था, लेकिन पता चलता है कि इस बच्चे के अंदर तो मैजिक है ही नहीं। इस दुनिया में ऐसे केसेस बहुत ही कम होते हैं जब कोई बच्चा बिना मैजिक के ही पैदा हो जाए। जादूगर उसके फादर हैं, साथ ही उसके दो भाई लुफ्टी और ग्ले भी हैं। ग्ले को ये जानकर बहुत ही खुशी होती है कि साइका के पास कोई मैजिक नहीं है, पर ये लोग इस बात से अनजान हैं कि भले ही साइका के पास मैजिक नहीं है, पर उसके पास हर किसी की तरह कर्स एनर्जी है। मैं बता दूं कि अब जिस दुनिया में साइका का पुनर्जन्म हुआ है, वहाँ जादू और मॉन्स्टर्स दोनों एग्जिस्ट करते हैं। पर साइका की माँ जो यहाँ की नौकरानी थी, वो भी बिना मैजिक के पैदा हुई थी। शायद यही वजह है कि साइका भी बिना मैजिक के पैदा हुआ है, लेकिन वो आज भी पत्तों पे मंत्र लिखकर उन्हें कौवों या चूहों में बदल सकता है। अब तभी उसका बदमाश भाई ग्ले उसे परेशान करने वहाँ आ जाता है। वो उसका कॉलर पकड़कर उसे पीटने ही वाला था, तब साइका के कौवे उस पर हमला कर देते हैं। तब लूटिया उसे बचाता है। आज साइका 7 साल का हो चुका है, लेकिन वो नौकरानी का बेटा है तो कोई सेलिब्रेट नहीं करता और उसे भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस जितना हो सके इस दुनिया के बारे में जानना चाहता है। इस दुनिया में कागज बहुत महंगे हैं, तो साइका खुद कागज बनाता है ताकि वो अपने टेलिस्मेंट बना सके, जिससे वो अपनी पिछली दुनिया के आयाकाशीस को समन कर सकता है। तभी उसके डोर पर उनकी मेड ईफा आती है, जो कि उसकी जैकेट उसे देने आई थी, जो उसको झाड़ियों में पड़ी मिली थी। साइका समझ जाता है ये काम जरूर ग्ले का ही होगा। तभी ग्ले उनको परेशान करने फिर वहाँ आ जाता है। वो साइका को याद दिलाकर उसे परेशान करने की कोशिश करता है कि उसके पास कोई मैजिक नहीं है। वो बताता है कि वो लोडेनिया मैजिक एकेडमी जाने वाला है, जहाँ से महान महान जादूगर पढ़ के निकलते हैं। अब साइका का भी वहाँ जाने का मन करने लगता है। तभी उनके फादर ग्ले को मैजिक प्रैक्टिस के लिए वहाँ से लेकर जाते हैं। इस बार साइका भी उनके साथ चलने को पूछता है। लुफ्टी के पास विंड एलिमेंट है और ग्ले के पास फायर एलिमेंट, लेकिन वो विंड का भी यूज कर सकता है, जिससे उन्हें सामने रखे पत्थरों पर निशाना लगाना था। अब साइका को चिढ़ाने के लिए ग्ले साइका को भी ट्राई करने को कहता है। साइका ने सोच लिया था कि वो इस दुनिया में अपनी पावर्स को किसी के सामने नहीं आने देगा, लेकिन अब ग्ले उसको मजबूर कर रहा है, तो वो अपनी ताकत का छोटा सा एक नमूना दिखा ही देता है, जो देखकर सब वहाँ हैरान हो गए थे। साइका ने ये नीली आग धरती में पाए जाने वाले एलिमेंट्स को मिलाकर बनाई थी, जिसको हम मैजिक तो नहीं पर जुस्सू जरूर कह सकते हैं। पर ग्ले तो यकीन करने को राजी ही नहीं था। उसे लग रहा था कि उसका मैजिक थोड़ा बहुत छड़ी में रह गया होगा। पर उनके फादर ब्लेज उन्हें बताते हैं कि कुछ केसेस में नॉन मैजिक यूजर भी आगे जाके मैजिक करना सीख लेते हैं। अब साइका अपने फादर से बोलता है कि वो भी उनसे मैजिक सीखना चाहता है, पर वो उसे मना कर देते हैं क्योंकि वो बिना माना के पैदा हुआ था। लेकिन उसकी इच्छा शक्ति को देखकर वो उसके लिए टीचर रख लेते हैं। पर साइका माना नहीं था। वो छिपकर अपने भाइयों को ट्रेनिंग करते देखता था। अब इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं। एक रात साइका अपने टेलिस्मेंट को टेस्ट करते हुए एक फॉक्स शिकिगामी को समन करता है, जो आते ही साइका से चिपक जाती है। इसका नाम योकी है, जो कि इससे पहले अडल्ट फॉक्स वुमेन थी, पर इस दुनिया में आने से उसकी एज कम हो गई है। शायद ये साइका की स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से हुआ है। खैर, अब वो उसे वापस जाने को बोलता है, क्योंकि वो तो बस टेलिस्मेंट को टेस्ट कर रहा था। पर वो अपना साइज छोटा कर साइका के सिर में छिप जाती है, क्योंकि वो वहाँ रहकर बोर हो चुकी है, इसीलिए वो वापस नहीं जाना चाहती। साइका भी उसकी बात मान लेता है, बस उसे सबसे छिपकर रहना होगा। तभी हम ग्ले को ईफा को डांटते हुए देखते हैं, क्योंकि ईफा ने उसके कपड़े भिगा दिए थे। पर अब ईफा को देख उसकी नीयत खराब होने लगती है। वो उसे रात को उसके कमरे में आने को कहता है। तब साइका बीच में आके उसे रोकता है, जिससे ग्ले को गुस्सा आ जाता है और वो साइका पर पंच मारता है, लेकिन साइका उसे बड़े आराम से रोक लेता है। तो ग्ले भी अपनी इज्जत की कदर करते हुए वहाँ से भाग जाता है। अब जब साइका वहाँ से जा ही रहा था, तो ईफा साइका पर भरोसा कर उसे एक घायल मॉन्स्टर को दिखाती है। वो साइका से मदद चाहती थी इसको ठीक करने में। साइका उसे दूसरी तरफ देखने को कहता है और वो उस मॉन्स्टर का एक बाल निकालकर अपने टेलिस्मेंट से उसे हील कर देता है। ईफा नहीं जानती थी कि साइका हीलिंग मैजिक भी जानता है, पर साइका बोलता है कि वो भी कुछ कम नहीं है। वो देख लेती है जो कोई नहीं देख पाता। ईफा खिसिया के हंसकर बात बदलने की कोशिश करती है, पर साइका समझ चुका था कि ईफा स्पिरिट एलिमेंटल्स को देख सकती है और उसी से उसने साइका की जैकेट ढूंढी थी। यहाँ तक कि वो इन्हें कंट्रोल भी कर सकती है। नहीं, ये कहना ठीक नहीं होगा। वो उसके चिल्लाने पर भाग जाते हैं।
साइका लंबे वक्त से ऐसे ही किसी को ढूंढ रहा था जो उसके लिए एलिमेंटल्स को कंट्रोल कर सके। वो ईफा को अपना एक फायर एलिमेंटल देता है और इसे कंट्रोल करने को कहता है, पर वो उसकी बात सुनती नहीं है, लेकिन उसके चिल्लाने पर भाग जाती है। साइका को ये देख बहुत ही खुशी होती है, लेकिन एलिमेंटल्स को कंट्रोल करने के लिए ईफा अभी बहुत ही कमजोर है, तो साइका को उसे तैयार करना होगा। अब साइका उसे हर दिन ट्रेनिंग देने लगता है और इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और साइका 12 साल का हो जाता है। लेकिन फर्क किसको पड़ता है? तभी एक मेड चिल्लाते हुए सबको बताती है कि उनकी तरफ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बढ़ रहा है। उसी पल उनका पूरा घर हिलने लगता है। ग्ले तो डर के कहीं छिप जाता है। वो एक बहुत बड़ा मट मॉन्स्टर था जो ईफा और एक मेड पर हमला कर देता है, लेकिन साइका का फायर एलिमेंटल उन्हें बचा लेता है। यानी अब वो ईफा की बात मानने लगा है। अब साइका उसको अपनी तरफ लाकर उसे पॉइजन ओनी फ्लेम से ढेर कर देता है, जो देख किसी को भी अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता। ये कारनामा साइका का उसके फादर भी देख लेते हैं। इसके बाद आज पहली बार साइका को घर में स्पेशल ट्रीट किया जा रहा था और ये बात ग्ले को पसंद नहीं आती, पर साइका की बहादुरी को देख आज उसके फादर उसे एक इनाम देना चाहते हैं। तो साइका बोलता है कि इतने सालों से उसने अपने दम पर मैजिक सीखकर उसने अपने आप को तैयार किया है, तो वो चाहता है कि उसका ये टैलेंट एम्पायर के फायदे में यूज हो। इसीलिए वो भी अपने भाई की तरह लोडेनिया मैजिक एकेडमी में पढ़ना चाहता है। ग्ले का मुंह बन जाता है। ब्लेज भी उसकी ख्वाहिश को मान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद भी देखा था कि साइका कितनी मेहनत करता था। पर साइका एक चीज और चाहता था कि ईफा भी उसके साथ जाए। ईफा भी हैरान हो गई थी। उसके फादर उसे मना कर देते हैं, क्योंकि ईफा भी बिना मैजिक के पैदा हुई थी। लेकिन साइका उनसे कुछ वक्त मांगता है और वो ईफा को उसके फायर एलिमेंटल से जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा फायर ब्लास्ट करने को कहता है। ईफा कॉन्फिडेंट तो नहीं थी, लेकिन वो भी साइका के साथ जाना चाहती थी। तो जैसा साइका ने उसे समझाया, वो उससे भी ताकतवर फायर ब्लास्ट कर देती है। वो मिड रैंक का हमला था जो सबको वहाँ हैरान कर देता है। ब्लेज भी अब मान जाते हैं, पर ग्लेज के सख्त खिलाफ था, क्योंकि उनके परिवार में दो बेटे एक जैसा काम नहीं कर सकते हैं। इस बात को तो ब्लेज भी मानते थे। इसीलिए वो ब्लेज को मिलिट्री में भर्ती कर रहे हैं, क्योंकि बीते साल उसने अपने आप को बेहतर करने में बिल्कुल मेहनत नहीं की। या तो वो आवाराओं के साथ घूमता देखा जाता, नहीं तो अपनी तलवार के साथ खेल के समय बर्बाद करता। अब ग्लेज से बर्दाश्त नहीं होता। वो साइका को बैटल के लिए चैलेंज कर देता है, जिसमें जो भाई जीतेगा वो एकेडमी जाएगा और हारने वाला घर से बाहर जाएगा। उनके पिता को भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये ड्यूल कल शाम को शुरू होगा, जिसमें हाई लेवल का मैजिक और असली तलवार नियमों के खिलाफ हैं, और इस बैटल के जज खुद ब्लेज रहेंगे। अब जब साइका कल की तैयारी कर रहा था, तब उसके रूम में लुफ्टी आता है। वो देर से ही सही, वो साइका को बर्थडे विश करने आया था। साथ ही वो उसके लिए तोहफा भी लाया था। उस तोहफे में साइका के लिए ग्लास पेन था, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत मेहनत करता है। वो आज साइका से माफी मांगने भी आया था, क्योंकि वो उसका अच्छा बड़ा भाई नहीं बन पाया। वो कभी समझ ही नहीं पाया कि वो अपने छोटे भाई से बात ही क्या करे, पर उसे खुशी है कि वो उनके बिना भी ताकतवर हो गया है। इसीलिए वो कल के बैटल के लिए साइका को ग्ले पर थोड़ी नरमी दिखाने को कहता है। अब इसके कुछ देर बाद जब साइका अपने भाई के दिए पेन को निहार ही रहा था, तब एक तेज हवा का झोंका उनके कमरे में आता है। बाहर ग्ले खड़ा था, जो साइका से तुरंत लड़ना चाहता है। उसे बैटल के रूल्स पसंद नहीं आए, तो अब वो दोनों तब तक लड़ेंगे जब तक एक बेहोश या हार नहीं मान लेता। ग्ले बहुत ही गुस्से में था, क्योंकि उसे लगता है कि साइका की वो बस किस्मत थी जो वो मॉन्स्टर पहाड़ों के नीचे आ गया और साइका ने उस वक्त उसे हरा दिया। वो साइका को आग के भंवर में फंसा देता है, लेकिन एक खरोच साइका को नहीं आती। ग्ले हर तरह का मैजिक ट्राई करता है, पर कोई भी हमला साइका के बैरियर को तोड़ नहीं पाता। अब साइका अपने टेलिस्मेंट से ग्ले को फ्रीज कर देता है और उसका एक हाथ तोड़ देता है, पर ये सच में नहीं टूटा था। अब ग्ले सरेंडर करते ही वहीं बेहोश हो जाता है। ग्ले को लगता है कि ये बस साइका की किस्मत थी, पर वो नहीं जानता कि ये सब साइका का ही रचा हुआ खेल था। इसका प्लान वो 6 महीनों से बना रहा था। उसी ने ही अपने शिकिगामी को भेजकर मट मॉन्स्टर को यहाँ आने पे मजबूर किया। यूकी साइका से पूछती है, आखिर वो इस आसान सी दुनिया में क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, जब वो चुटकी में कुछ भी पा सकता है। साइका उसे याद दिलाता है कि वो इससे पिछली दुनिया में इसीलिए कमजोर इंसानों से हारा था, क्योंकि वो चालाक नहीं था। इसीलिए वो इस बार चालाक बनेगा। अब इसके अगले दिन वो दोनों लोडेनिया के लिए निकल रहे थे। साइका ने रात भर ईफा को पढ़ाया है, क्योंकि वहाँ उसके साथ रहने के लिए ईफा को भी एग्जाम देना होगा और एक स्टूडेंट की तरह वहाँ पढ़ना होगा। अब वहाँ पहुँचने में उन्हें 7 दिन लगेंगे,
जिस बीच साइका रास्ते भर भी उसे पढ़ाएगा। अब वो लोग लोडेनिया के लिए निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में साइका ईफा को एक एलिमेंटल नेकलेस देता है, जिससे अलग अलग एलिमेंटल उससे आकर्षित होंगे। साइका को ईफा को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि आगे वो उसके बहुत काम आने वाली है। वैसे साइका के लिए ये 7 दिन बड़े कठिन भरे होने वाले हैं, क्योंकि साइका को मोशन सिकनेस है और ये बीमारी उसके पिछले जन्म से चिपक कर यहाँ आ गई है। खैर किसी तरह 7 दिन बीत ही जाते हैं और वो अपनी मंजिल लोडेनिया पहुँच जाते हैं। अब मेंशन में ब्लेज भी साइका को ही याद कर रहा था। उसे वो दिन याद आता है जब एक अनजान औरत साइका को उसके हाथों में छोड़ गई थी। उसे लगा था कि ये उसके छोटे भाई गिलबर्ट का बेटा है। गिलबर्ट ब्लेड से बिल्कुल ही उल्टा, उसे एडवेंचर पसंद था। वो ग्रेजुएट होते ही एडवेंचरर बन गया और अचानक ही डीमंस के इलाकों में वो गायब हो गया। साइका के बाल काले और उसकी आंखें काली हैं, तो ब्लेज को शक हुआ कि कहीं ये उसके भाई और एक डीमन का बच्चा तो नहीं। पर साइका के अंदर माना तो था ही नहीं, इसीलिए वो थोड़े शांत हो गए। पर जब उन्होंने साइका को ब्लू फ्लेम यूज करते देखा और जब उन्होंने मड मॉन्स्टर को करीब से देखा, उन्हें इस बात का दुख है कि जो उन्होंने ग्ले के साथ किया वो ठीक नहीं था। लेकिन साइका को मिलिट्री भेजना और भी खतरनाक था, क्योंकि अब उसका माहौल ही तय करेगा कि वो डीमन किंग बनेगा या फिर हीरो। उन्होंने एक बार गिलबर्ट से सुना था कि लोडेनिया मैजिक एकेडमी अच्छी जगह है। उसी भरोसे साइका को उन्होंने एकेडमी भेजा है। इधर हम साइका को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत खराब है। वैसे वो ईफा को बताता है कि उसका कमरा इससे अगला वाला है, पर ईफा के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो साइका से पूछती है कि क्या वो रात में यहाँ आ सकती है। साइका बेचारा उसके इशारे समझ नहीं पाता। उसे लगा कि वो उसके डिनर के लिए परेशान हो रही है, तो वो उसे मना कर देता है, क्योंकि वो अभी कुछ खाने की हालत में ही नहीं है। तो ईफा निराश होकर बाहर से उसके खाने लायक कुछ लेने जाती है। अब उसके जाते ही यूकी भड़क जाती है कि एक नौकरानी की इतनी हिम्मत कि वो उसके ताकतवर मालिक से प्यार की उम्मीद करे। साइका को उसकी बात कुछ समझ नहीं आती, तो यूकी बताती है कि वो लड़की साइका को फंसाने की कोशिश कर रही है, जैसे हर लड़की कोशिश करती है एक नोबल को फंसाने की। साइका उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि एक शिकिगामी लड़कियों के बारे में क्या ही जानती होगी। अब एकेडमी पहुंचने के बाद उन्हें एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले उन्हें एक गोले पे हाथ रख के अपने मैजिक टाइप को रजिस्टर करवाना होगा। ईफा के पास विंड और फायर मैजिक है। अब जब सबको वहाँ पता चलता है कि साइका लैम्प्रोगस एक बड़े खानदान से है और ईफा उसकी नौकरानी है, तो सब वहाँ पहले ही उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। पर जब उन्हें भी पता चलता है कि साइका बिना मैजिक के मैजिक एकेडमी में पढ़ने आया है, तो अब वो भी साइका का मजाक उड़ाने लगते हैं। तब एक लड़की सबको दूर हटाते हुए वहाँ आती है और उसके गोले पर हाथ रखते ही वो गोला सफेद रंग में बहुत तेज चमकने लगता है। यानी इस लड़की के पास चारों मैजिक टाइप है, जो कि बहुत रेयर होता है। साइका को भी उसे देखकर कुछ एहसास हुआ था। वो अचानक ही उसको थैंक यू बोल देता है, जिस पर वो लड़की भड़क जाती है, क्योंकि आज पहली बार ही दोनों ने एक दूसरे को देखा है। वो अब साइका को बुरा भला कहने लगती है, पर साइका बस उसे निहारे जा रहा था, क्योंकि इसकी शक्ल उसकी पिछली दुनिया की फेवरेट स्टूडेंट जिसने उसको मारा था उससे मैच करती है। खैर एंट्रेंस एग्जाम शुरू होता है और खत्म भी हो जाता है। ईफा बहुत ही डरी हुई थी, क्योंकि उसका एग्जाम अच्छा नहीं गया था। लेकिन अच्छा स्कोर करने के लिए अभी प्रैक्टिकल एग्जाम भी बाकी है। अब प्रैक्टिकल एग्जाम में टोटल 6 टारगेट थे, जिसमें हर स्टूडेंट को उतने टारगेट पर निशाना लगाना है जितने उनके पास मैजिक टाइप हैं। अब ज्यादातर बच्चों पे यहाँ एक ही मैजिक टाइप था। तभी ईफा की बारी आती है, जो अपने फायर एलिमेंटल से टारगेट को ही डिस्ट्रॉय करके सबको वहाँ हैरान कर देती है। पर जब उसने विंड एलिमेंटल का भी इस्तेमाल किया, तो उसने साइका को भी हैरान कर दिया। वो साइका को सरप्राइज देना चाहती थी कि अब वो विंड एलिमेंटल का भी इस्तेमाल कर पा रही है। ये देख साइका की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अब बारी आती है साइका की, जिसका हर एक मैजिक स्पेल सबको वहाँ आंखें फाड़कर देखने पे मजबूर कर रहा था। उसने वहाँ 3 टारगेट को डिस्ट्रॉय किया, लेकिन वो लाइट, डार्क और विंड एलिमेंट को छोड़ देता है, क्योंकि अभी वो इनके जुस्सू को ठीक से जानता नहीं है। खैर प्रैक्टिकल एग्जाम के इंस्ट्रक्टर अभी तक इस सदमे से उभर नहीं पाए थे। इस बार के कैंडिडेट्स हमेशा से बहुत अलग आए हैं, खासकर वो दोनों। पर एक और थी जिसने चारों टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इन टीचर को लगता है कि वो लड़की कहानी वाली हीरो है। कहानियों के मुताबिक जब डीमन लॉर्ड वापस रिवाइव होगा, तब हीरो इंसानों की धरती पर वापस जन्म लेगी। हम देखते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें साइका पूरी एकेडमी में थर्ड आया है और ईफा सेकंड, जो देख साइका भी हैरान था। और फर्स्ट आई है वही 4 एलिमेंट यूज करने वाली लड़की अमू।
उसी रात हर एक स्टूडेंट को एकेडमी के डोम में शिफ्ट कर दिया जाता है। ईफा को ये बात अच्छी नहीं लगती कि लड़के और लड़कियों के डोम अलग अलग हैं। तभी साइका को पास से कुछ अजीब महसूस होता है। वहाँ कई सारे डार्क एलिमेंट्स हवा में तैर रहे थे। वो देखते हैं कि यहाँ किसी ने टेलीपोर्टेशन मैजिक सर्कल बनाया हुआ है, यानी कोई बड़ा खतरा एकेडमी के सिर पर मंडरा रहा है। साइका ईफा को इससे दूर रखने के लिए इस मैटर को एकेडमी के ऊपर ही छोड़ देने को कहता है, लेकिन यहाँ नजर बनाए रखने के लिए वो अपने कुछ टेलिस्मेंट यही छोड़ जाता है। अब एकेडमी के अंदर एंट्रेंस सेरेमनी शुरू होती है, जहाँ अमू अपनी स्पीच दे रही थी। तभी कुछ मॉन्स्टर्स वहाँ हमला कर देते हैं। वो शायद यहाँ किसी को ढूंढ रहे थे। वहाँ पूरी सेरेमनी में भगदड़ मच जाती है। एकेडमी के टीचर इन मॉन्स्टर्स को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके एक भी स्पेल का उन पर कोई असर नहीं होता। अब एक मॉन्स्टर एक टीचर को खत्म करने वाला था। साइका अपने टेलिस्मेंट से उसको रोकने ही वाला था, लेकिन उससे पहले अमू उन्हें बचा लेती है और अपने विंड मैजिक से सबको भागने का मौका देती है। साइका को इन मॉन्स्टर्स में कुछ गड़बड़ लग रही थी। जब वो अपने शिकिगामी से देखता है तो मैजिक सर्कल के पास कोई और ही मॉन्स्टर इन्हें कास्ट कर रहा था। अब ईफा का ध्यान भटकते ही अपने टेलिस्मेंट से वो वहाँ से गायब हो जाता है और पोएम गाते हुए उसी मॉन्स्टर के पास पहुँच जाता है। वो मॉन्स्टर साइका को बच्चा समझकर यहाँ से भाग जाने को बोलता है, पर साइका तो खेलने के मूड में था, तो वो मॉन्स्टर भी अपने कुछ मॉन्स्टर साइका को मारने को भेज देता है, जिनमें से वो 2 को मारकर एक को कैद कर देता है। तो अब वो मॉन्स्टर अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक से कई सारी तलवारों को समन करता है और साइका के टेलिस्मेंट को जलाकर वो अपनी तलवार से उसे घायल कर देता है। फिर डार्क टेलीपोर्टेशन से वो साइका के पीछे टेलीपोर्ट होकर उसके एक हाथ को काट देता है। किसी तरह साइका उससे उसके यहाँ आने की वजह पूछता है, क्योंकि वो समझ गया था कि ये मॉन्स्टर उन मॉन्स्टर्स की आंखों से किसी को ढूंढ रहा था। उसे साइका इंटरेस्टिंग लगा, तो वो उसे बता देता है कि वो यहाँ हीरो को ढूंढने आया है। अब से करीब 12 साल पहले हुई भविष्यवाणी के सच होने से पहले, हीरो के ताकतवर होने से पहले वो उसे मार देगा। वो कुछ लाल बाल वाली लड़की की बात कर रहा था, तो साइका समझ जाता है कि ये अमू की बात कर रहा है और वो साइका को फंसाकर उसकी गर्दन काट देता है। जब उसे लगने ही लगा था कि वो जीत गया है, तभी वो साइका को अपनी ही तलवार पर पोएम गुनगुनाते हुए देखता है। वैसे जिस पोएम को साइका गा रहा है वो उसके पिछली दुनिया के मास्टर ने लिखी थी, जिनको साइका ने खुद ही मारा था। वो मॉन्स्टर साइका को फिर से मारता है, लेकिन इस बार भी उसे कुछ नहीं होता। वो किसी तरह बार बार रिवाइव हो रहा था। अब साइका भी उसे पानी के भंवर में फंसा देता है, लेकिन वो टेलीपोर्ट होकर उसके ऊपर से हमला कर देता है। साइका भी उस पर अपना शिकिगामी छोड़ देता है, लेकिन वो फिर टेलीपोर्ट होकर अपने हाथ को साइका के आर पार कर देता है और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। साइका उसके हाथ को पकड़कर उसकी बॉडी पर बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है और अब हमें पता चलता है कि साइका इतने वक्त से अपनी चोटों को टेलिस्मेंट से रिप्लेस कर रहा था, लेकिन वो मॉन्स्टर फिर सरवाइव कर जाता है और उसे लगता है कि साइका के पत्ते अब खत्म हो गए हैं। तो साइका उसे सरप्राइज कर देता है और अपने शिकिगामी मिसूची को समन करता है। ये देख उस मॉन्स्टर की फट जाती है, क्योंकि ऐसा ड्रैगन तो उसने डीमन किंग के पास भी नहीं देखा। अब साइका मिसूची को उसके ऊपर छोड़ देता है। मिसूची उसे खा जाता है, लेकिन अब वापस आने की जगह वो भागने की कोशिश करता है। शायद ये साइका की वीक बॉडी की वजह से हो रहा है। जैसे तैसे वो अपने टेलिस्मेंट से उसे वापस भेज देता है और अब हमें यूकी से पता चलता है कि साइका लड़ाई में 3-4 बार जानबूझ के मरा था, ताकि वो अपनी टेक्निक हितोगाता को टेस्ट कर सके। इसके बाद जब वो एकेडमी पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि सारे मॉन्स्टर्स को अमू ने अकेले ही हरा दिया है। तो अब साइका फैसला करता है कि वो अमू से दोस्ती करेगा, ताकि वो उसके पीछे रहकर अपनी ताकत को छिपा सके। इसमें आखिर में शायद अमू मारी भी जाएगी, इसका उसे दुख भी होगा, लेकिन वो उसमें भी खुशी ढूंढने की कोशिश करेगा। पर खुशी तो वो तब ढूंढेगा ना जब अमू उसे भाव देगी। जब भी वो उससे बात करने जाता वो उसे डांट देती है। साइका ने अपनी पिछली जिंदगी स्ट्रॉन्ग बनने में ही निकाल दी, तो उसे पता ही नहीं है कि दोस्त बनाते कैसे हैं। वैसे उस हादसे को बीते 1 महीना हो चुका है और इस बीच किसी भी मॉन्स्टर ने वापस एकेडमी पर हमला नहीं किया। अब जब वो दोनों अपनी क्लास में वापस जा रहे थे, तभी हरे कलर का काढ़ा जैसा कुछ उनके ऊपर गिरने वाला था, पर साइका टेलिस्मेंट से टेलीपोर्ट होकर दोनों को बचा लेता है। ये गलती से उनके इंस्ट्रक्टर कोडाइल से गिर गया था। वो बताते हैं कि ये कैटलिस्ट है जो कि डीमन के खून से बना है और वो इसे अपनी रिसर्च में यूज कर रहे हैं। अब क्लास में हमको पता चलता है कि अगले हफ्ते एकेडमी की एनिवर्सरी आने वाली है
तो एग्जाम में हाई स्कोर करने वाली अम्मू और ईफा को चुना जाता है सेरेमनी में हिस्सा लेने के लिए, जिसमें उन्हें न्यू स्टूडेंट के रोस्टर को लेकर लोडेलियन फॉरेस्ट से होते हुए टेम्पल में रखना होगा। लोडेनिया वही फॉरेस्ट है जहां साइका की लड़ाई उस मॉन्स्टर से हुई थी और वहीं वो मैजिक सर्कल भी था। साइका को इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। वो पूरी क्लास के सामने खड़ा होकर ईफा को इससे पीछे हटने को कहता है ताकि वो अम्मू के साथ जा सके। ईफा भी उसका कहना मान लेती है। अब क्लास के बाद वो ईफा से माफी भी मांग लेता है, लेकिन अब ईफा को लगने लगा था कि साइका अम्मू को पसंद करता है। साइका कहता है कि वो उसे बस अपना दोस्त बनाना चाहता है क्योंकि वो ताकतवर है। तो ईफा बोलती है कि वो भी ताकतवर बन सकती है। एलिमेंटल अब उससे और भी अट्रैक्ट होते हैं और उसका कहना भी मानते हैं। अब उसे समझाने के लिए साइका उसे एक ऐसे व्यक्ति को इमेजिन करने को कहता है जो बहुत ताकतवर है, हर कोई उसकी इज्जत करता है, साथ ही उससे डरते भी हैं। वो व्यक्ति अम्मू बनने वाली है। अब सेरेमनी का दिन भी आ जाता है। वो रोस्टर को लेकर जंगल में चले जाते हैं। रास्ते में अम्मू साइका से पूछती है आखिर वो उसके पीछे क्यों पड़ा है जबकि उसके पास इतनी खूबसूरत नौकरानी है। क्या अब उसका उससे मन भर गया है? साइका उसको बताता है कि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, पर अब साइका समझ गया है कि अम्मू को गंदी बातें करना पसंद है, जो सुन वो शर्मा जाती है। अब तभी उसका सिर दर्द होने लगता है। साइका पास में देखता है कि वहाँ किसी ने मैजिक सर्कल बनाया हुआ है जो अचानक ही उन दोनों को अपने अंदर खींच लेता है। वो दोनों एक डंजन में टेलीपोर्ट हो गए थे जहाँ कुछ मॉन्स्टर्स उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन पलक झपकते ही अम्मू उन्हें खत्म कर देती है। लेकिन एक ख्वाब अंधेरे में छिपा हुआ था जो अब अम्मू को मारने ही वाला था, पर साइका वुडन जुस्सू से उसके सिर को कुचल देता है। अब वो दोनों बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। डंजन में बहुत ही अंधेरा था, तो साइका अपने टेलिस्मेंट से वहाँ रोशनी कर देता है, जो देख अम्मू इम्प्रेस हो जाती है। अब रास्ते भर साइका डंजन की छत पर टेलिस्मेंट बिछाते हुए चल रहा था ताकि उसकी शिकिगामी भी उनकी लोकेशन का पता लगा सके। तभी कई सारे मॉन्स्टर्स उनकी तरफ आने लगते हैं। उनमें से एक का अम्मू हाथ काट देती है, पर वो अपने दूसरे हाथ से अम्मू को बहुत दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो उठ भी नहीं पा रही थी। साइका तुरंत वुडन जुस्सू से कई सारे मॉन्स्टर्स को मारते हुए उसको प्रोटेक्ट करने उसके सामने खड़ा हो जाता है। अब अम्मू के बेहोश होते ही साइका जाइंट सेंटिपीड को समन करता है जो एक ही बार में सबको खत्म कर देता है। अब अम्मू को होश आते ही वो देखती है कि साइका ने सबको खत्म कर दिया है और उसने उसकी चोटों को भी ठीक कर दिया है। लेकिन अभी भी अम्मू के सिर का दर्द गया नहीं था, यानी जरूर किसी ने अम्मू को कर्ज कर दिया है। तो साइका वहाँ एक बैरियर क्रिएट कर देता है जिसके अंदर वो कर्ज काम नहीं करेगा। अम्मू बताती है कि उसका सिर दर्द तब शुरू हुआ था जब वो एकेडमी में पहली बार आई थी, लेकिन उसे नहीं लगता कि उसके ऊपर किसी ने कर्ज किया है क्योंकि उसकी बॉडी पर कोई निशान नहीं है। तो साइका उसे बताता है कि कुछ जगह ऐसी भी होती है जहाँ वो खुद नहीं देख सकती। अम्मू अपने शरीर को ढकने लगती है। साइका उसे कहता है कि वो दिखाने को नहीं कह रहा, पर लेकिन अम्मू चाहती है कि वो देखे क्योंकि ये जरूरी है। अब अम्मू साइका का मुंह दूसरी तरफ करवा के अपने सारे कपड़े उतार देती है, लेकिन उन्हें फिर भी कोई निशान नहीं मिलता और वो पूरे वक्त बैरियर के अंदर भी नहीं रह सकते। तो साइका अम्मू के कर्ज को टेलिस्मेंट पर शिफ्ट कर देता है। उसकी ऐसी अलग अलग टेक्निक को देखकर अम्मू भी कंफ्यूज हो जाती है कि साइका का कौन सा मैजिक टाइप है। खैर, अब वो फिर से ईफा और उसके बारे में बात करने लगती है, जैसे कि क्या उसने कभी उसे किस नहीं किया या उसके साथ कुछ उल्टा सीधा कभी नहीं किया। साइका उसको फिर समझाता है कि वो दोनों एक फैमिली की तरह हैं। अम्मू को ये मजाक लग रहा था, तो साइका उसे बता देता है कि वो एक नौकरानी का बेटा है, इसीलिए परिवार में उसकी कोई अहमियत नहीं है। इकलौती ईफा ही है जो उसे समझती है। लेकिन सच तो ये है कि साइका इस बार किसी पर भी भरोसा नहीं करेगा। अम्मू कहती है कि वो भी उसकी तरह अकेली है। अम्मू की माँ गिल्ड ओनर है और उसके फादर एक एडवेंचरर। अम्मू को बचपन से ही लड़ना पसंद था, फर्क नहीं पड़ता कि सामने मॉन्स्टर है या ह्यूमन, वो बचपन से ही अलग थी। एक एडवेंचर के दौरान उसकी पार्टी के कई लोग मारे गए। जब सब डरे हुए थे, परेशान थे, तब अम्मू मुस्कुराते हुए उन्हें एक और एडवेंचर पे चलने को कहती है। वो वक्त था जब लोगों ने उससे डरना शुरू कर दिया, इसीलिए वो यहाँ आई है और ताकतवर बनने, ताकि एक वक्त पर उसके लिए लड़ाई भी बोरिंग हो जाए। साइका को नहीं लगता कि अम्मू
अजीब है, वो तो नॉर्मल है और उसे गंदी बातें करना पसंद है। ये सुनकर वो उसके मुंह पर घूसा मार देती है। अब वो सभी मॉन्स्टर्स को मारते हुए डंजन बॉस के रूम तक पहुंच जाते हैं, जो कि एक नागराज था। उनके अंदर कदम रखते ही वो होश में आ जाता है। साइका उस पर लकड़ी से हमला करता है, जिसका उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। उल्टा वो उसके ऊपर एसिड का हमला करता है, जिससे साइका बार बार बचा था। अब साइका उसके मुंह में एक रॉड फंसा देता है। फिर अम्मू अपनी तलवार को उसके सिर में घुसा के उसे खत्म कर देती है, जिसके बाद अचानक ही वो साइका को गले लगा लेती है, क्योंकि आज उसने पहली बार डंजन बॉस को हराया था, इसीलिए वो आज बहुत ही खुश है। वो अचानक ही साइका को उसके साथ पार्टी बनाने को बोलती है। तब जाके उसे एहसास होता है कि वो साइका से कुछ ज्यादा ही चिपक रही है। यूकी साइका से पूछती है कि जब उसे बाहर जाने का रास्ता पहले ही मिल गया था तो वो यहाँ तक क्यों आए। साइका बोलता है कि वो बस यूकी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था, क्योंकि आगे वो उसके बहुत काम आने वाली है। अब उन्हें डंजन के अंदर एक डीमन का हाथ मिलता है, जिसके अंदर एक तलवार गड़ी हुई थी। वो उस तलवार को अम्मू को दे देता है। उसे वहाँ एक रिंग भी मिली थी, जो स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देती है। अम्मू साइका से पूछती है कि अगर वो दोनों एडवेंचरर बने तो क्या वो उसके साथ एक और एडवेंचरर पर चलेगा। साइका मान जाता है, जिसके बाद वो डंजन से बाहर निकलकर सारी बात अपने टीचर को बता देते हैं, सिवाय अम्मू के कर्ज के। इसके बाद वो कोडेल को उसकी वो चीज वापस करने जाता है जो उसने उससे लिया था। असल में कोडेल ही वही था जिसने जंगल में मैजिक सर्कल बनाया था। अब साइका उसको उसके असली रूप में आने को कहता है, लेकिन वो सच में एक इंसान था जो डीमंस के लिए जासूसी का काम करता है। अब वो साइका को खत्म करने वाला था, लेकिन साइका की वो बात उसे हैरान कर देती है कि वो कर्स के बारे में भी जानता था, जो अम्मू को डीमन खून से लगा था जब उसने एंट्रेंस सेरेमनी में मॉन्स्टर्स को मारा था, और वही लगाने का ट्राई कोडेल ने उन पर भी किया था। इन सब का पता साइका को उसके ही मॉन्स्टर से चलता है, जिसे अब वो मारकर उसके खून से पूरी तरह अपने आप को भिगा लेता है। कोडेल पूरी तरह डर गया था, क्योंकि इतना डीमन का खून कोई सहन नहीं कर सकता, लेकिन वो इस कर्स को उसके ऊपर ही ट्रांसफर कर देता है, जिससे उसकी बहुत भयानक मौत होती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि साइका को कोडेल का सच उसकी बी से पता चला था, क्योंकि उसके कपड़ों पर वही फूल के निशान लगे हुए थे जो उस मैजिक सर्कल के पास पाए जाते हैं। इसके बाद वो उस रिंग को ईफा को दे देता है। अब डंजन वाले हादसे के बाद साइका को लगा था कि वो और अम्मू अच्छे दोस्त बन गए हैं, लेकिन वो उसे फिर इग्नोर कर देती है। लेकिन उसकी अच्छी दोस्ती ईफा के साथ हो गई थी। यूकी बोलती है कि वो शायद आपसे शर्मा रही है। खैर, कोडेल वाले हादसे को अब 1 साल बीत चुका है और तब से कोई भी डीमन यहाँ नहीं दिखा, लेकिन साइका नजर बनाए बैठा है। तभी अकेडमी के वाइस प्रिंसिपल उसे और ईफा को प्रिंसिपल ऑफिस में आने को कहते हैं। अम्मू को लगता है कि साइका को अकेडमी से एक्सपेल किया जा रहा है। तभी उनके पीछे हम एक लड़की को देखते हैं जो उन्हें बड़ी देर से छिपके देख रही थी। वैसे ये पहली बार है जब कोई लोडेनिया अकेडमी के प्रिंसिपल को देखेगा, क्योंकि अकेडमी के हर छोटे बड़े काम को बस वाइस प्रिंसिपल ही संभालते हैं, इसीलिए आज तक किसी ने प्रिंसिपल को नहीं देखा। अब जब वो प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचते हैं तो वो ये देख सरप्राइज रह जाते हैं कि उनकी प्रिंसिपल एक डेमी ह्यूमन यानी एक डीमन है। वैसे उनकी प्रिंसिपल साइका के रिलेटिव्स को जानती हैं, उसके फादर को नहीं, उसके फादर के भाई को, जिनके होने के बारे में साइका को पता भी नहीं था। वैसे ये डेमी ह्यूमन चाहती है कि वो अकेडमी को रिप्रेजेंट करते हुए मिक्स्ड डेसिबल कॉम्बैट टूर्नामेंट में हिस्सा ले, वो भी एक नई लड़की के साथ। ये वही लड़की है जो कुछ देर पहले इन्हें छिपके देख रही थी। इसका नाम मेबल क्रेन है। वैसे ये साइका और ईफा की चॉइस है कि उन दोनों में से टूर्नामेंट में कौन हिस्सा लेगा, क्योंकि ये इंट्रेंस एग्जाम में 3rd और 2nd आए थे। जब अम्मू को इसके बारे में पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो तो 1st आई थी, फिर भी उससे पूछा नहीं गया। वैसे पहली बार अकेडमी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है, क्योंकि शायद इस बार टूर्नामेंट में मैजिक अलाउ कर दिया है। पर अम्मू तो अपने सवालों में डूबी हुई थी, उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर साइका को ही क्यों चुना। ईफा को लगता है शायद डेंजन इंसिडेंट की वजह से। वैसे साइका को प्रिंसिपल ने बताया था कि वो उसे कोई खास वजह से भेज रही है। अब तो अम्मू और भी भड़क जाती है, क्योंकि वो मैजिक और तलवारबाजी दोनों में अच्छी है, पर वो उसको इग्नोर कर टूर्नामेंट के प्राइज पुल की बात कर रहे थे। जीतने वाले को तोले के भाव में पैसा मिलेगा और रॉयल गार्ड को ज्वाइन करने का मौका। अब अम्मू बातें बनाने लगती है कि वो लड़की मेबल जरूर नोबल परिवार से होगी और वो रिश्वत देकर टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है, और ये बात को मेबल सुन लेती है। वो अम्मू के मुंह पे बोल देती है कि वो कमजोर है, इसीलिए उसको चुना नहीं गया। अम्मू एक
स्माइल देते हुए उसे स्वॉर्ड बैटल के लिए चैलेंज कर देती है। साइका को भी ये बैटल देखनी थी क्योंकि इससे अमू की प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ ही वो मेबल की स्ट्रेंथ भी देख लेगा। अब मैच के शुरू होते ही अमू उस पे टूट पड़ती है, जिसको मेबल ब्लॉक करके उसे पीछे ढकेल देती है और आखिर में वो अमू की तलवार को मोड़ के उसको हरा देती है। अब वो उसकी ही तलवार को उसके सामने फेंक कर वहाँ से जाने लगती है। अमू बोलती है कि तुम मैजिक यूज कर रही थी, जो कि साइका ने भी नोटिस किया था। मेबल लड़ाई में डार्क मैजिक का यूज कर रही थी। अब मेबल फिर से अमू की इंसल्ट करके साइका को भी इस टूर्नामेंट से नाम वापस लेने को कहती है, अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो। साइका कहता है कि वो सोच के बताएगा। मेबल भी वहाँ से चली जाती है। अब हम सीधा देखते हैं साइका को, जो मेबल के साथ टूर्नामेंट के लिए जा रहा है और उसके साथ ईफा और अमू भी जबरदस्ती आ गए हैं। अमू ने तो अकेडमी से परमिशन भी नहीं ली, वो जरूर मेबल की फाइट देखने के लिए जा रही है। इनकी बकवास सुनकर मेबल का दिमाग खराब हो रहा था। तुम्हें अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मेबल बोलती है कि सब कुछ स्किल मैटर करता है और वैसे भी वो उनके ही एज की है, उसने बस अकेडमी में लेट ज्वाइन किया है। पर ईफा बताती है कि वो उन सब में 1 साल बड़ी है। अब जाके अमू को समझ आया कि उसके इतने बड़े होने का राज क्या है। मेबल को ये सब बहुत अनोइंग लग रहा था, इनकी हरकतें बच्चों जैसी हैं। तो साइका बोलता है कि हम बच्चे ही तो हैं। वो आगे भी कुछ बोलने वाला था, फिर वो चुप हो जाता है क्योंकि मेबल सही तो कह रही है। अब वो लोग कैपिटल पहुंच जाते हैं और मोशन सिकनेस से साइका की हालत बहुत खराब हो जाती है। तो ईफा और अमू उसे इनमें जाके रेस्ट करने को कहते हैं, पर साइका मना कर देता है। उसको पहले फाइटिंग शेड्यूल देखना है। मेबल उनको पहले ही छोड़ के जा चुकी है। अम्मू उन्हें फिर से बग्गी बुक करने को कहती है क्योंकि बैटल फील्ड यहाँ से दूर है। बेचारे साइका की जान की तो किसी को परवाह ही नहीं है। अब बैटल फील्ड में पहुंचकर वो लोग फाइटिंग शेड्यूल देखते हैं, जिसके मुताबिक अगर मेबल और साइका सारे मैचेस जीतते हैं तो उन दोनों का सामना सेमीफाइनल्स में होगा। अब यहाँ से साइका इनमें आराम करने जा रहा था। ईफा भी उसके साथ चलने को कहती है, लेकिन वो मना कर देता है और उन्हें सिटी को एक्सप्लोर करने को कहता है। अमू भी ईफा को चलने को कहती है क्योंकि अगर साइका और मेबल दोनों ही अगर पहले मैच में निपट गए तो उन्हें यहाँ से तुरंत निकलना पड़ेगा। वैसे साइका ने झूठ बोला था, वो अपने टेलिस्मेंट से इन्वेस्टिगेशन करने वाला है कि आखिर क्यों अकेडमी ने उसको ही भेजा और अमू को नहीं। अब टूर्नामेंट भी शुरू हो जाता है। इसमें ओपोनेंट की हार तब हो जाएगी जब सामने वाला रिंग से बाहर या वो खुद हार मान ले। यहाँ सभी को एक एमुलेट प्रोवाइड किया गया है जो सामने वाले अपोनेंट के हमलों को मेजर करेगा और इसके ओवरलोड होते ही ओपोनेंट की जीत मान ली जाएगी। साइका का पहला मैच ही एक घमंडी बच्चे से था जो शुरू में ही साइका पर जानलेवा हमला कर देता है, जिसको साइका टेलिस्मेंट से डॉज कर लेता है और ये मैच शुरू होते ही खत्म हो जाता है। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को पता ही नहीं चला कि साइका ने यहाँ टेलिस्मेंट का यूज किया था। इसके बाद वो शिकिगामी की मदद से अमू और ईफा को ढूंढकर उनके पास बैठ जाता है। अब अगला मैच ग्रेट वाटर मैजिक यूजर बेलम और डरावने काइल के बीच में था। बेलम उसके सामने अपनी बॉडी से काबू खो देता है और काइल बिना कोई झिझक के उसे खत्म कर देता है। ये करते हुए उसकी बॉडी एक बार भी डगमगाई नहीं थी और लोगों ने भी इसे इस तरह एंजॉय किया। शायद इस दुनिया में किसी की मौत की कोई कीमत नहीं है। काइल के पास बियर एविल आई है, जो भी उसकी आंखों की चपेट में आता है वो डर से वही जम जाता है। अब इससे अगला मैच फिर से साइका और एक गोलम यूजर के बीच में था। उसने अपने गोलम को एंटी मैजिक प्रोटेक्ट बनाया था, पर साइका अपने शिकिगामी तमायाकी को समन करता है जो सेकंड से भी कम वक्त में उसके टुकड़े कर देता है और साइका बचकर निकल जाता है। बचकर इसलिए क्योंकि टूर्नामेंट में समनर्स अलाउ नहीं है और अगर साइका यहाँ पकड़ा जाता तो उसे टूर्नामेंट से बाहर निकाल दिया जाता। वैसे काइल की फाइट देखने के बाद ईफा बहुत डर गई है। वो नहीं चाहती कि साइका अब बैटल को कंटिन्यू रखे, पर साइका उसको यकीन दिलाता है कि वो सिंगल पीस में वापस आ जाएगा। वैसे अमू से पूछती है कि अगर वो टूर्नामेंट जीता तो क्या वो रॉयल गार्ड्स ज्वाइन करेगा। साइका मना कर देता है, पर जब वो उससे इस सवाल की वजह पूछता है तो अमू शर्माने लगती है। ये लोग साइका के लिए बेवजह परेशान हो रहे हैं क्योंकि साइका के लिए ये टूर्नामेंट जीतना एक पप्पी के साथ खेलने जैसा है। अब टूर्नामेंट का अगला मैच शुरू होता है जो कि मेबल का ही है। वो भी अब तक के अपने सारे मैचेस जीतते हुए आ रही है। उसका ये मैच पावरफुल अर्थ मेज के साथ था। मैच के शुरू होते ही वो बड़े पत्थरों से मेबल पर हमला करता है, जिनको मेबल काट देती है। अब वो अपनी छोटी सुइयों को निकालती है, जो देख वो जादूगर पत्थरों की दीवार खड़ी कर देता है, लेकिन उसकी सुइयां उन पत्थरों को भी तोड़ देती है। यहाँ पे मेबल ग्रेविटी मैजिक का यूज कर रही है, पर वो ऐसा तब करती है जब वो सुइयों को फेंक देती है, जिससे वो भारी होकर बहुत ताकतवर हो जाते हैं। अब वो उस जादूगर की छड़ी को तोड़कर उसे सरेंडर करने पे मजबूर कर देती है। लेकिन जब टूर्नामेंट में मेबल की जीत को घोषित किया जा रहा था तो उसे हीरो बताया जा रहा था। ईफा अमू हैरान हो जाते हैं कि साइका इसके
बारे में नहीं जानता कि मेबल को सेकंड हीरो कहा जाता है, क्योंकि वो वही वेपन यूज करती है जो हीरो यूज करती थी। अब रात के वक्त हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने पिजन से किसी को संकेत भेजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साइका अपने शिकिगामी से उसे पकड़ लेता है। साइका को शक है कि ये डीमंस का जासूस है, पर वो अनजान बनकर वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन 2 कदम आगे जाते ही वो साइका पर हमला करने वापस पीछे मुड़ता है, पर साइका उसको वाइंडिंग बाइंड से पकड़ लेता है और अब उसे सब कुछ बकने को बोलता है। वो कहता है कि वो मर जाएगा पर कुछ भी नहीं बताएगा, तो साइका भी उससे कोई जबरदस्ती नहीं करता। वो अपनी शिकिगामी सातोरी को समन करता है जो किसी का भी मन पढ़ सकता है। हमको पता चलता है कि इसको फेल नाम के किसी बंदे ने भेजा है ताकि वो मेबल क्रेन यानी हीरो पे नजर रख सके। इन्हें लगता है कि मेबल वही भविष्यवाणी वाली हीरो है, क्योंकि वो एक लड़की है और उसके बाल भी लाल है, और उनका यकीन इतना पक्का इसीलिए है क्योंकि उनके भेजे हुए जासूस और डीमन अकेडमी से ही गायब हुए थे। अब सातोरी का इतना अच्छा काम देखकर साइका उसे इनाम के तौर पे इस आदमी को खाने की परमिशन उसे दे देता है। अब उसे खाने के बाद वो साइका का ही मन पड़ने लगता है, जो देख साइका को गुस्सा आ जाता है। सातोरी की भी फट जाती है, वो चुप वहाँ से निकल जाता है। अब साइका उस मैसेज को पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ अलग ही लैंग्वेज में लिखा हुआ था, तो वो उसे जला देता है। वैसे भी वो अकेडमी वालों का प्लान समझ चुका है। वो मेबल को सबके सामने हीरो दिखाना चाहते हैं ताकि वो अमू यानी ट्रू हीरो को डीमन से छिपा सके, और वैसे भी साइका ने डीमन और जासूस को मार दिया था, इसीलिए डीमंस को असली हीरो का पता ही नहीं है। पर ये सोचने वाली बात है, आखिर मेबल इन सब में राजी क्यों है? साइका का अगला अपोनेंट नेक्रोमैनर यूजर है, जिसको वो मैच के शुरू होते ही हरा देता है। मेबल भी वहाँ अपना मैच जीत गई थी, यानी अब वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं सेमीफाइनल्स में। मेबल उसको फिर धमकाती है मैच से वापस अपना नाम लेने को, वरना वो उसे मैच में मार देगी। साइका बोलता है कि लोगों ने पैसे दिए हैं टिकट के, वो नाराज हो जाएंगे। यहाँ राइनस और काइल का सेमीफाइनल शुरू हो गया है। राइनस उन खास लोगों में से है जिनके पास चारों एलिमेंट है, और अब मैच के शुरू होते ही हमें पता चलता है कि राइनस के पास लाइट एलिमेंट भी है, जिससे वो अपनी बॉडी को पूरी तरह कवर कर लेता है। इससे काइल की आंखों का उस पर कोई असर नहीं होगा, पर काइल के कदम अब भी नहीं रुकते। राइनस उसके ऊपर हर तरह का मैजिक यूज करता है, पर किसी एक का भी उस पर कोई असर नहीं होता। यहाँ पे असल में काइल ने अपनी बॉडी को ग्रेविटी मैजिक से कवर कर लिया है, इसीलिए उसके ऊपर कोई भी हमले का असर नहीं हो रहा। अब राइनस परेशान होकर अपनी तलवार से ही हमला करने जाता है, पर काइल उसकी शैडो को पकड़ लेता है, जिससे वो एक जगह ही थम जाता है, और काइल उसको बस मारने ही वाला था, पर उससे पहले जज उसकी जीत को घोषित कर देते हैं और राइनस की जान बच जाती है। अब कल का आखिरी दिन है इस टूर्नामेंट का। यूकी साइका से पूछती है कि वो कल के मैच को हारेगा या फिर जीतेगा। साइका जवाब दिए बिना ही सोने की कोशिश करता है, तो यूकी उससे चिपक जाती है। तभी उसे अपने शिकिगामी से पता चलता है कि ऊपर से हमला होने वाला है। साइका यूकी को लेके तुरंत दूर हट जाता है। वो मेबल थी, वो यहाँ साइका को मारने आई है। वो दोनों लड़ते हुए खिड़की से नीचे गिर जाते हैं। वो साइका पर अपने डिगर से जानलेवा हमला करती है, पर साइका टेलिस्मेंट से अपनी पोजीशन बदल लेता है। अब साइका भी पीछे नहीं हटने वाला था, पर तभी एक पियक्कड़ अंकल बीच में आ जाते हैं। मेबल उन पर भी हमला कर देती है और साइका का ध्यान भटकते ही वहाँ से भाग जाती है, पर साइका उसे फिर पकड़ लेता है। लेकिन इस बार वो उससे लड़ने नहीं आया था, वो बस उससे थोड़ी बातें करना चाहता है। हमें पता चलता है कि वो साइका को मारने नहीं आई थी, वो बस उसकी 3-4 टांगे तोड़ना चाहती थी ताकि वो कल के टूर्नामेंट में हिस्सा न ले पाए, क्योंकि कोई रीजन है जो उसे कल का मैच जीतना ही होगा, भले ही उसे साइका की जान लेनी पड़ जाए। इसीलिए वो साइका को फिर पीछे हटने को कहती है, पर साइका यहाँ रिवील कर देता है कि वो जानता है कि मेबल नकली हीरो है, पर वो ये क्यों कर रही है वो उसका रीजन नहीं जानता। लेकिन अगर वो उसे बताए तो वो पीछे हटने के बारे में सोच सकता है। वो बताती है कि उसके तकदीर में काइल के हाथों मरना लिखा है, ताकि डीमंस को लगे कि हीरो का खात्मा हो गया है। मेबल बताती है कि द रंग रॉक मर्चेंट एसोसिएशन जहाँ से काइल आया है, असल में वो एसोसिएशन गरीब गुलाम बच्चों को मिशनरीज यानी हत्यारे बनाते हैं। काइल और मेबल दोनों ही वहीं से आए हैं। ये एसोसिएशन बच्चों को परफेक्ट मिशनरी बनाने के लिए उसके ब्रेन को पूरा खोलकर उसके ऊपर मैजिक किया था, जिससे उन्हें ताकतवर इमोशनलेस हत्यारा मिला। इस एसोसिएशन ने 4 बच्चों को एक ही ग्रुप में रखा, लेकिन उनमें से एक ही मिशनरी बनता।
जो बाकी 3 को मार देता। काइल ने सबको मार दिया, लेकिन लास्ट मोमेंट पर मेबल को बचा लिया जाता है और उसको कहीं बेच दिया जाता है, सिर्फ आज के लिए, ताकि काइल उसे मार कर पूरे टूर्नामेंट में फेमस हो जाए। काइल ने जिन लोगों को मारा था उनमें से एक मेबल का भाई भी था, जिसका बदला वो काइल को मार के लेना चाहती है। पर साइका समझ गया था कि काइल ही उसका भाई है और ये बाल भी मेबल ने डाई किए हुए हैं। अब साइका सब कुछ जान ही चुका था, तो मेबल उसे उस वादे के बारे में भी बता देती है जो काइल ने उसे मिशनरी बनने से पहले लिया था। उसकी इच्छा थी कि कभी अगर वो न रहे तो मेबल उसे आजाद कर दे। तो अब साइका ने फैसला कर लिया है कि फाइनल्स में वो काइल से लड़ेगा। मेबल को इसके लिए मरने की जरूरत नहीं है, उसका भाई भी चाहता होगा कि मेबल अपनी जिंदगी जिए। साइका कहता है कि वो उसके साथ अकेडमी वापस जाएगी, वहाँ उसके होते हुए उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। मेबल साइका की बात मान लेती है, पर कल के मैच में वो पीछे नहीं हटेगी। अब अगले दिन का सेमीफाइनल टूर्नामेंट शुरू होता है। इस बार मेबल अपना असली हथियार लेकर आई थी। अब मैच के शुरू होते ही मेबल सामने से गायब हो जाती है और साइका के पीछे से हमला करती है, जिसको साइका डॉज कर लेता है। वो अपनी कुल्हाड़ी से साइका को काट देती है, पर वो टेलिस्मैन से अपने आप को रिप्लेस कर लेता है और वाइप से पकड़कर उसके हथियार को टेलिस्मैन से भारी कर देता है और अब मरकरी मेटल से उसको जकड़कर उसके ही हथियार को उसकी ही गर्दन पर रख इस मैच को जीत जाता है। और अब अगला और फाइनल मैच था साइका और काइल के बीच। तो इससे पिछले पार्ट में हमने देखा अमू नाम की हीरो का जन्म हुआ है डीमन किंग को मारने के लिए, जिसके पीछे रहकर साइका अपनी असलियत छिपा रहा है। लेकिन बहुत जल्द कहानी में एंट्री होती है फेक हीरो की, जिसने ये झूठ का पर्दा एक मकसद से पहना है। वो अपने भाई को आजाद करना चाहती है, लेकिन साइका ने फैसला किया है कि वो उसके भाई को बचाएगा। और आखिर में आमना सामना होता है काइल और साइका का। यहाँ साइका को देख काइल थोड़ा हैरान था, क्योंकि यहाँ उसकी जगह मेबल को होना चाहिए था, क्योंकि मेबल को मारना ही उसका मिशन है। साइका उसे एक तरह से हुक्म देता है कि जब वो ये इस मैच को हारेगा तो वो अपनी छोटी बहन से माफी मांगेगा। अब मैच के शुरू होते ही काइल अपनी इविल आई का यूज करता है, लेकिन उससे पहले ही साइका पूरे मैदान के अंदर लाल धुआं फैला देता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी इनके बीच का मैच देखे। पहले तो साइका काइल पर यूं ही नॉर्मल अटैक कर रहा था, लेकिन जब उनसे काम नहीं बनता तो वो अपने शिकिगामी ओशियोनी को समन करता है, जो काइल को पटक देता है। साइका देखता है कि अब तो काइल के ऊपर कर्स फैलने लगा है। वो तुरंत उसे एक बैरियर में कवर कर लेता है, जिसके अंदर उस कर्स का असर नहीं होना चाहिए, लेकिन अब वो वापस से फैलने लगता है। साइका कुछ करने की कोशिश करता, तभी काइल उसका हाथ पकड़कर उससे कुछ कहता है जो हमें नहीं बताया जाता, और यहीं पर काइल अपना दम तोड़ देता है। साइका बहुत परेशान हो चुका था। वो गुस्से में अपने सारे टेलिस्मैन्स को बाहर निकालता है। वो अपनी पिछली दुनिया में इतना ताकतवर था कि वो मरे में भी जान फूंक सकता है, और यहाँ भी वो वही करने जा रहा है। यूकी उसे रोकने की कोशिश करती है, वरना उसकी पावर सबके सामने आ जाएगी और वो पिछली दुनिया की तरह सबकी नजरों में आ जाएगा। साइका थम जाता है। टूर्नामेंट का विनर साइका रहा, जो अपना पैसा और मेडल लेके चला गया। मैच खत्म होने के बाद किसी को काइल की बॉडी मिली ही नहीं। साइका ने बताया कि उसके मैजिक की वजह से उसकी बॉडी पूरी तरह गायब हो गई, पर साइका ने उसे इज्जत से दफना दिया था। वो मेबल को बताता है कि काइल अपने आखिरी वक्त में उससे लीफ और क्लोवर के लिए माफी मांग रहा था। लीफ और क्लोवर मेबल का हेयर पिन था, जो काइल से ही टूट गया था। इसके बाद मेबल की पूरी जिम्मेदारी साइका अपने ऊपर ले लेता है। साइका अमू और ईफा को भी सब कुछ बता देता है, सिवाय फेक हीरो के। अचानक ही स्वॉर्ड फाइटिंग के लिए अमू मेबल को चैलेंज कर देती है। मेबल उसे मना कर देती है, पर अम्मू उससे जबरदस्ती करने लगती है, जिसके बाद वो भी ग्रेविटी मैजिक का यूज करके मेबल को हरा देती है और खुद भी गिर जाती है, और हंसते हुए बोलती है कि मैं भी डार्क मैजिक यूज कर सकती हूँ। और अपना हाथ मेबल की तरफ बढ़ाते हुए वो उसे उसकी प्रैक्टिस पार्टनर बनने को कहती है। मेबल मान जाती है और वो सब एकेडमी के लिए वापस निकल जाते हैं। साइका को ये भी समझ आ चुका था कि उसकी प्रिंसिपल ने उसे मेबल को बचाने के लिए ही भेजा था। एसोसिएशन ने मेबल को प्रिंसिपल को ही बेचा था, ताकि वो उसे हीरो बनाकर उसे मरवा सके, जिससे एसोसिएशन का प्यादा काइल फेमस हो जाता। प्रिंसिपल को मेबल के लिए बुरा लगता था, इसीलिए साइका को उन्होंने मेबल के साथ भेजा था। और वो इतनी लंबी जिंदगी जी चुकी हैं कि वो सिर्फ देखकर ही परख सकती हैं कि कौन कितना ताकतवर है। आखिरी बार जबकि उन्हें अपनी एज याद है, तब वो करीब 300 साल की थी। खैर, एकेडमी में मेबल का टीचर साइका है, जिससे वो पढ़ना नहीं चाहती,
क्योंकि साइका बहुत ही स्ट्रिक्ट है। यहाँ मेबल ने अपने बालों के रंग को वापस पहले जैसा कर लिया है। मेबल ईफा से उसे बचाने की रिक्वेस्ट करती है, पर ईफा के हिसाब से तो साइका उस पर नरमी दिखा रहा है, जिसको सुनकर उसे रोने का मन कर रहा था। वैसे समर हॉलीडेज शुरू होने वाले हैं और साइका को भी ड्रैगन्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए किंगडम ऑफ एस्ट्रिया जाना है। ये काम साइका के फादर के लिए आया था, लेकिन वो अपने काम में थोड़े बिजी थे, तो वो साइका को वहाँ भेज रहे हैं। अमू और मेबल भी उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन साइका उन्हें मना कर देता है, क्योंकि छुट्टियों में उन्हें अपने परिवार से मिलना चाहिए। साइफा साथ चलने को ईफा से पूछता है, जिसके लिए वो तुरंत तैयार हो जाती है। तभी एक अमीर घराने का लड़का उनकी एकेडमी में घुसते हुए आता है और उनकी एकेडमी की पुरानी दीवारों की बुराई करने लगता है। ये सेसिलियो है, एस्टर किंगडम का राजकुमार, जिसकी बात साइका कर रहा था। खैर वो यहाँ साइका से मिलने आया था, लेकिन वो ईफा को देख उसकी खूबसूरती में मोहित हो जाता है और वो सबके सामने तुरंत उसे प्रपोज कर देता है और उसे उसके हरीम को ज्वाइन करने को कहता है। माहौल वहाँ का ऑकवर्ड हो चुका था। ईफा उसे रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि वो साइका की नौकर है, लेकिन वो मुंह मांगी कीमत देकर ईफा को खरीदने को तैयार था। तभी सेलिलियो की एल्फ उसे रोकती है, क्योंकि ये सही जगह नहीं है ये सब बातें करने के लिए। वो सब एक प्राइवेट रूम में प्रिंस साइका को बताते हैं कि बहुत समय से एस्ट्रिया के ड्रैगन्स इंसानों के साथ बहुत ही फ्रेंडली थे, यहाँ तक कि लड़ाइयों में भी उन्होंने उनकी मदद की है, लेकिन पिछले साल से वो अजीब बर्ताव कर रहे हैं। अब तक किसी इंसान की जान तो नहीं गई, लेकिन उन्होंने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया है। साइका का एक बड़ा सवाल था, आखिर ड्रैगन्स उनके साथ रहते ही क्यों हैं? तो एक कहानी के मुताबिक रॉयल फैमिली की क्वीन ने ड्रैगन के अंडे को हैच करवाया था, पर इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। अब फिर से प्रिंस ईफा के साथ फ्लर्ट करने लगता है। अब जब साइका एकेडमी में वापस जा रहा था, तब अमू और मेबल उसे झाड़ियों में खींच लेती हैं और अंदर जो भी हुआ वो सब बताने को कहती हैं। अब सारी बात सुनने के बाद उन्हें शक होने लगता है कि साइका कहीं ईफा को उसके हवाले करने तो नहीं सोच रहा। साइका मना कर देता है, लेकिन अगर ईफा खुद जाना चाहेगी तो वो रोकेगा नहीं। वो दोनों साइका को इसके बारे में ईफा से पूछने से सख्त मना कर देते हैं, क्योंकि उसे बुरा लगेगा। इसके 2 दिन बाद वो लोग एस्ट्रिया के लिए निकल जाते हैं। ईफा साइका को बताती है कि प्रिंस ने ईफा को उसकी बग्गी में चलने को पूछा था, लेकिन ईफा मना करके यहाँ आ जाती है। ईफा को लगता है कि प्रिंस मजाक कर रहे थे, पर साइका सब जानता है। वो 9 दिन के सफर के बाद एस्ट्रिया पहुँचे थे। उनके नीचे उतरते ही एक बड़ा ड्रैगन उनके ऊपर हमला कर देता है। ईफा भी उससे बार बार बची थी। तभी एक लावा टाइगर बीच में आता है, जो उस ड्रैगन को भगा देता है, लेकिन अब वो ईफा पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। साइका एक कोल्ड क्रिस्टल से उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसकी बॉडी इतनी गर्म थी कि वो क्रिस्टल भी पिघलने लगता है। अब जब वो साइका पर हमला करता, तब एक चेन आंखों से रोक लेती है। असल में ये एक समनर का शिकिगामी है, जिसे प्रिंस सेसिलियो ने रखा है ड्रैगन्स को काबू में रखने के लिए। पर जो जैक का बर्ताव उनके मेहमानों के साथ था, वो उन्हें पसंद नहीं आता। जैक उन्हें बताता है कि वो इसके लिए मजबूर था, क्योंकि अब ड्रैगन्स ने आम इंसानों पर भी हमला करना शुरू कर दिया है। अब प्रिंस साइका और जैक को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। साइका प्रिंस से पूछता है कि उन्होंने एक हत्यारे को क्यों हायर किया है। प्रिंस बताते हैं कि वो इन सभी ड्रैगन्स को मरवाने वाले हैं, क्योंकि बस यही एक रास्ता बाकी रह गया है। पर साइका को डर था कि अगर कुछ ड्रैगन्स बच गए तो वो दूसरी कंट्री में भी आतंक मचा सकते हैं। जैक को लगता है कि साइका उसकी क्षमता पर शक कर रहा है। वो बताता है कि उसने 1000 से भी ज्यादा ड्रैगन्स को मारा है, और इसी तरह इन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। तब प्रिंस उन्हें रोकते हैं और जैक को उसके साथियों के साथ भेजकर साइका को इस मसले से दूर रहने को कहते हैं। साइका भी उनकी बात मान लेता है, पर अब वो ईफा पर भड़कने लगता है, क्योंकि उसने अपने बचाव में मैजिक का यूज नहीं किया। वो उसे समझाता है कि वो हमेशा उसकी रक्षा के लिए उसके पास नहीं रह सकता। एक वक्त ऐसा भी होगा जब उसे अपनी रक्षा खुद करनी होगी। ईफा रोते हुए साइका से माफी मांगती है। प्रिंस भी साइका को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब वो इस मसले से उन्हें दूर रहने को कहता है और ईफा को अपने साथ ले जाता है। वैसे साइका को भी इसका एहसास था कि उसने ईफा को कुछ ज्यादा ही डांट दिया है, लेकिन ये उसके लिए जरूरी था, क्योंकि ऐसा एक वक्त उसकी जिंदगी में भी आया था जब उसके ही ड्रैगन ने उसके ही स्टूडेंट को उसके सामने खा लिया। तो वो नहीं चाहता कि स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ईफा भी ऐसे दौर से गुजरे। अब इसके अगले दिन वो लाइब्रेरी में ड्रैगन्स की और जानकारी निकाल रहे थे। एक किताब में इसी घटना के बारे में 150 साल पहले लिखा गया था। किताब के मुताबिक रानी ने अंडा हैच करवाया या नहीं, इसकी सच्चाई तो कोई नहीं जानता। लेकिन जब ये किताब लिखी जा रही है,
तब ड्रैगन इंसानों के साथ ही रहता था। एक दिन फीमेल ड्रैगन कहीं से आई और वो दोनों एक साथ पहाड़ों पर रहने लगे। ठीक इसके 50 साल बाद उनका बर्ताव अचानक से चेंज हो गया। उन्होंने किंगडम में वही सब करना शुरू कर दिया जो वो आज कर रही हैं। असल में उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया था और शायद उसी के पालन पोषण के लिए वो जानवरों पर हमला करते थे। पर जब ड्रैगन के बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपने घोंसले को छोड़ देते हैं, जिसके 50 साल बाद फीमेल ड्रैगन की उम्र से मौत हो गई। तो ईफा का सवाल था कि क्या उन्होंने फिर से अंडा दिया है, लेकिन शायद ये मुमकिन न हो क्योंकि फीमेल ड्रैगन की तो मौत हो गई थी। इसका जवाब जानने के लिए साइका खुद माउंटेन पे जाने का फैसला करता है। ईफा को उसकी चिंता थी, इसीलिए वो भी जाना चाहती थी, लेकिन साइका उसे मना कर देता है क्योंकि वहाँ खतरा है। अब जब साइका रात में अपने नोट्स बना रहा था तभी ईफा उसके कमरे में आती है। वो बहुत ही डरी हुई थी क्योंकि प्रिंस की मेड ने उसे बताया है कि प्रिंस ने उसे अपने कमरे में बुलाया है। तो साइका आज उसे उसके कमरे में ही सोने को कहता है। पर ईफा को ये बात अच्छी नहीं लगती कि साइका उसके लिए जमीन पर सोए, तो वो दोनों एक साथ ही बेड पर सो जाते हैं। पर ईफा तो सो ही नहीं पा रही थी। तभी अचानक ही साइका ईफा से प्रिंस के हरीम को ज्वाइन करने के बारे में पूछता है। ईफा ज्वाइन करने से मना कर देती है। साइका बोलता है कि तुम सच बोल सकती हो। ये सुनकर ईफा हैरान हो जाती है। उसे लगता है कि साइका कल की बात से अब भी नाराज है। वो वादा करती है कि वो और मेहनत करेगी और ताकतवर बनेगी। साइका कहता है कि उसके शब्दों का ये मतलब नहीं था। प्रिंस के हरीम को ज्वाइन करना उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साइका कहता है कि उसके जाने से वो अकेला तो हो जाएगा, पर एक दिन तो हम दोनों के रास्ते अलग हो ही जाने हैं। ईफा कोई जवाब नहीं देती और चुप सो जाती है। अगले दिन साइका के उठने से पहले ही ईफा यहाँ से जा चुकी थी। तब यूकी साइका से बोलती है कि वो कल ज्यादा ही रूड हो गया था, पर साइका को नहीं लगता कि उसने कुछ भी गलत बोला था। यूकी फिर बोलती है कि ईफा उससे प्यार करती है। अब साइका भी कल रात के बारे में प्रिंस से बात करने जाता है। प्रिंस उससे बस कुछ बातें करना चाहता था, लेकिन वो आई ही नहीं। साइका पूछता है कि प्रिंस ईफा को उसके हरीम में लाना ही क्यों चाहते हैं। असल में प्रिंस ईफा की खूबसूरती का कायल है और उसे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि साइका और ईफा एक दूसरे के कितने करीब हैं। पर ऐसा रिश्ता तो उन दोनों के बीच था ही नहीं। तो प्रिंस उसे ईफा को उसको बेचने को कहते हैं। साइका साफ बोल देता है कि वो ईफा को उसे नहीं देगा, लेकिन अगर ईफा खुद आना चाहेगी तो वो रोकेगा भी नहीं। खैर वो प्रिंस को बताता है कि वो माउंटेन जा रहा है ड्रैगन से हो रही परेशानी के बारे में करीब से जानने के लिए। प्रिंस को इसमें एक मौका दिखता है। साइका को भी इसी बात का डर था। इसके बाद साइका माउंटेन की तरफ चला जाता है और जब ईफा महल में वापस जाती है तब प्रिंस की एल्फ उसे रोक लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। वो जानती थी कि ईफा के चारों तरफ एलिमेंटल घूम रहे हैं जिनको वो छिपा रही है, और वो ये इसीलिए जानती है क्योंकि ईफा एल्फ के वंश से है, जिसके बारे में ईफा खुद नहीं जानती थी। वो उसे प्रिंस के हरीम को ज्वाइन करने को कहती है क्योंकि जिसके साथ वो अभी रह रही है वो एक मॉन्स्टर है। ईफा को उसकी बात कुछ समझ नहीं आती, तो एल्फ बताती है कि डीमन से हमेशा एलिमेंटल दूर रहते हैं और यही वजह है कि एलिमेंटल साइका को अवॉइड करते हैं। ईफा को यकीन था कि साइका भले ही थोड़ा अलग है, पर है वो एक इंसान ही। आखिर वो साइका को बचपन से जानती है। तो एल्फ पूछती है कि क्या वो उसके पेरेंट्स के बारे में जानती है। अब ईफा साइका के फादर के बारे में तो जानती थी, लेकिन आज तक उसने साइका की माँ को नहीं देखा। तो वो एल्फ पूछती है कि वो किस यकीन से कह सकती है कि साइका की माँ डीमन नहीं हो सकती। अब ईफा भी सोच में पड़ जाती है। वो उसे उसके खतरनाक मास्टर को छोड़ देने को कहे। दूसरी तरफ हम साइका को देखते हैं जो अपने सेंटीपीड से ड्रैगन के पास पहुंच गया था। ड्रैगन उसको देखते ही उस पर हमला कर देता है, पर साइका उसे एक जादुई जाल में कैद कर देता है। जिसके बाद वो घोंसले में देखता है तो वहाँ एक ड्रैगन का अंडा रखा था, पर फीमेल ड्रैगन तो मर चुकी थी। यानी ये ड्रैगन अंडा देने के लिए अपना जेंडर ही चेंज कर सकता है। अब साइका को सब समझ आ रहा था। वो अंडा हैच करवाने वाली कहानी भी सच थी। दूसरी तरफ हम उसी एल्फ को देखते हैं जो ईफा को हरीम का टूर करवा रही थी और साथ ही उसे बताती है कि प्रिंस कितने अच्छे हैं, वो अपनी रानियों से कितना प्यार करते हैं। वो उसे प्रिंस की माँ के बारे में भी बताती है जो दिल की बहुत अच्छी है, पर प्रिंस इस बात से चिंता में रहते हैं कि उनकी माँ के बाद उनको ही गद्दी संभालनी है। इसीलिए वो अपने आप को साबित करने के लिए ये ड्रैगन्स की परेशानी को जल्द खत्म करना चाहते हैं और साथ ही वो अपनी रानी को भी ढूंढ रहे हैं। तो एल्फ चाहती है कि ईफा इसमें उनका सपोर्ट करे। दूसरी तरफ हम साइका को देखते हैं जो आग जलाकर अंडे को गर्म रखने की कोशिश कर रहा था।
पर ये अंडे को हैच करने के लिए काफी नहीं था। इसीलिए मदद के लिए वो वापस महल जाने का सोचता है, पर वो ड्रैगन उसे जाने ही नहीं देता। दूसरी तरफ वो एल्फ ईफा को प्रिंस के पास ले जाती है, जहाँ प्रिंस कुछ लोगों के साथ खड़े थे। उनमें से एक ईफा को देखकर उसका रेट लगा देता है और दूसरा भी कागजात को कंफर्म कर देता है। ईफा बहुत ही डरी हुई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं। हमें पता चलता है कि प्रिंस पैसे देकर साइका को बिना पता चले उसकी आजादी खरीद रहे हैं, जिसके लिए सिर्फ ईफा को इन दस्तखत पर साइन करना होगा। पर ईफा साइन करने को राजी नहीं थी, लेकिन प्रिंस भी पीछे नहीं हटने वाले थे। जब से उन्हें एल्फ से पता चला है कि साइका एक मॉन्स्टर है, वो उसे उसके साथ नहीं रहने देगा। पर ईफा अब भी जिद कर रही थी, तो प्रिंस के गार्ड भी प्रिंस के कहने पर उसे पकड़ लेते हैं। ईफा अपने एलिमेंटल से अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो एल्फ चारों तरफ एक ऐसा बैरियर क्रिएट कर देती है जिसके अंदर ईफा का कोई भी मैजिक काम नहीं करता। अब वो उसके अंगूठे पे खरोच मार के उससे जबरदस्ती सिग्नेचर करवाने की कोशिश करते हैं। तभी एक विशालकाय ड्रैगन वहां आ जाता है और उस एल्फ का बैरियर टूट जाता है। उसके ऊपर साइका बैठा हुआ था, लेकिन वो कुछ देख नहीं पाया। वो यहाँ किसी ऐसे को लेने आया है जो फायर मैजिक जानती हो। वो ईफा को उसके साथ आने को कहता है। ईफा भी भगी भगी उसकी तरफ जाने लगती है। एल्फ और प्रिंस उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहती है कि वो उसे पसंद करती है और वो उसके साथ ही रहेगी। साइका उसे अपने साथ ड्रैगन पर उड़ा कर ले जाता है। ईफा रास्ते में उसे शुक्रिया अदा कहती है, पर वहाँ क्या हुआ साइका को तो कुछ पता ही नहीं था। इसके बाद वो दोनों ड्रैगन के अंडे के पास पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ पे लावा टाइगर हमला कर देता है, जिसको साइका कोल्ड क्रिस्टल से रोक लेता है। इसको जैक ने भेजा था। शुरू से अंत तक जैक का प्लान इस अंडे को चुराने का ही था और ड्रैगन्स का लोगों पर हमला करने वाली बात भी झूठ थी। वो लावा टाइगर से उन पर हमला करवाता है, पर एक पानी का फव्वारा उन्हें दूर फेंक देता है। साइका भी हैरान हो गया था, क्योंकि ये हमला ईफा ने किया था। ईफा उनको आखिरी मौका देती है अपनी जान बचा के भागने की, पर इस बार वो अपने लावा टाइगर के साथ अपने चेलों को भी भेजता है। साइका व्हाइट फ्लेम से उस टाइगर को चूर कर देता है और अब ड्रैगन भी उनके सामने खड़ा हो गया था, जिसको देखकर जैक के चेले भागने लगते हैं, पर साइका किसी को भागने नहीं देता। जैक एक स्पेल पढ़ने की कोशिश करता है, पर ईफा उसकी किताब को ही जला देती है। ईफा का जादू देखकर साइका इम्प्रेस हो जाता है और उसे शाबाशी देता है। इसके बाद वो लोग जैक और उसके साथियों को प्रिंस के सामने ले जाते हैं और उनकी सारी सच्चाई उन्हें बता देते हैं। प्रिंस उन्हें कारागार में डलवा देते हैं और अब साइका प्रिंस को ड्रैगन्स के बर्ताव के पीछे की वजह और बताता है कि रानी की वो कहानी एकदम सच्ची है। इसलिए साइका प्रिंस से कहता है कि वो भी ड्रैगन के अंडे को हैच करवाने में उनकी मदद करे, ताकि ड्रैगन का बर्ताव इंसानों के लिए फिर से अच्छा हो जाए। पर प्रिंस चाहते थे कि साइका उसे मार दे, क्योंकि वो इस किंगडम का अगला राजा है, तो उसे अपने आप को साबित करना होगा। साइका ये करने से साफ इनकार कर देता है, तो प्रिंस गुस्से में साइका को बंदी बना लेते हैं और ईफा से कहते हैं कि अब वो आजाद है, वो एस्ट्रिया की नागरिक बनकर यहाँ रह सकती है। अब साइका को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। अब तक वो इसीलिए चुप था ताकि इन दोनों की कंट्री के रिलेशन आपस में न बिगड़े, पर अब हद पार हो चुकी है। प्रिंस को सिर्फ ईफा चाहिए किसी भी हालात में। अब साइका प्रिंस को डांटना शुरू कर देता है। वो कहता है कि उन्हें बीवी और गद्दी की चिंता है, लेकिन ड्रैगन की प्रॉब्लम को उन्होंने एक बार भी खुद से सुलझाना नहीं सोचा और वो एक बच्चे को ईफा के हाथों कभी नहीं सौंपेगा। अब तो साइका की भी फटने लगती है कि कहीं वो कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया। तभी वो एल्फ उनके बीच हंस देती है और ईफा को प्रिंस के सामने खड़ा कर उसको अपनी फीलिंग कन्फेस करने को कहती है। ईफा उसे फिर से रिजेक्ट कर देती है और अब वो एल्फ भी प्रिंस से कहती है कि अब उन्हें हार मान लेनी चाहिए। वो साइका को शुक्रिया अदा करती है जो भी उन्होंने उनकी कंट्री के लिए किया और उसके लिए माफी भी मांगती है जो उन्होंने उनके साथ किया। इसके बाद वो ईफा को अपने साथ अलग लेके जाती है और उससे पूछती है कि अच्छा तो तुम मुझसे प्यार करती हो, जिस पर ईफा शर्मा जाती है। वो ईफा को कुछ रेयर लाइट एलिमेंटल्स देती है जो उसके अंगूठे पे लगे जख्म को हील कर देते हैं। वो एल्फ ईफा से बोलती है कि उसको देखकर उसे फेरी टेल की वो प्रिंसेस याद आती है जो हीरो की पार्टी में थी फिर भी डीमन किंग से प्यार कर बैठी थी। वो कहती है कि उम्मीद है कि साइका तुम्हारी फीलिंग्स को जल्दी समझेगा। अब वापस एकेडमी जाते वक्त ईफा साइका को उसके एल्फ डिसेंडेंट होने के बारे में बता देती है। वैसे वो साइका की माँ के बारे में भी पूछना चाहती थी, लेकिन वो रुक जाती है। तभी अचानक ही साइका ईफा से पूछ लेता है जब उसे शादी करनी होगी तो वो अपने लिए कैसा लड़का चुनना चाहेगी। ईफा शर्माते हुए बोलती है कि उसे परवाह नहीं कि उसके पेरेंट्स कौन हैं, वो बस स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और दयालु होना चाहिए और जो उसके ना होने पर अकेला महसूस करे। साइका को नहीं लगता कि ऐसा लड़का मौजूद भी है इस दुनिया में। बेचारा पुअर साइका यहाँ भी उसके इशारे नहीं समझ पाता।
अब हम पास के ही एक जंगल में 5 मॉन्स्टर्स को देखते हैं। मुडर्व जो फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, पेरिसिलेरिया जिसकी तीसरी आंख किसी को भी पत्थर का बना सकती है, लोनी जो किसी को भी अपना दोस्त बना लेता है और उसे शिकिगामी से मरवा देता है, गल जिसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर है। वो इस लड़के से किसी के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन ये एक बड़े मॉन्स्टर को समन कर लेता है जिसकी गर्दन को इन चारों का लीडर काट देता है और वो उस बच्चे के भी 5 हिस्से करके उसे खा जाते हैं। ये पांचों हीरो की तलाश में निकले हैं उसे मारने के लिए। साइका भी एकेडमी पहुंच चुका था और वो अम्मू को अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहता है, जो सुनकर अम्मू हैरान हो जाती है। ईफा भी रोने लगी थी, पर वो उसे मैरिज के लिए प्रपोज नहीं कर रहा था। असल में उसके फादर उस लड़की से मिलना चाहते हैं जो सारे एलिमेंट यूज कर सकती है और साथ ही कमाल की तलवारबाज भी है। वो मेबल को भी उनके साथ चलने को कहता है। बस साइका ही था जो खुद नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उनके फादर उन्हें पॉलिटिक्स पर्पस के लिए बुला रहे हैं। इसके अगले दिन वो सभी साइका के घर पहुंच जाते हैं, जहां उनके स्वागत के लिए लुफ्टी बाहर उनका इंतजार कर रहा था। लुफ्टी के साथ जो ये दूसरा शख्स खड़ा है वो असल में ईफा के पापा हैं। तभी कोई चिल्लाते हुए साइका का नाम लेता है, जिसको सुनकर सब सहम जाते हैं। वो ग्ले था जो कब से साइका का इंतजार कर रहा था। इसको यहाँ देखकर साइका भी थोड़ा चिंता में आ गया था। वो बताता है कि उसे आर्मी में बहुत मजा आ रहा है। उसने वहाँ तब तक मैजिक और स्वॉर्ड चलाई हैं जब तक उसे उल्टी ना हो गई हो, और इसके लिए वो साइका का शुक्रगुजार है। वो साइका को स्वॉर्ड बैटल के लिए चैलेंज कर देता है, लेकिन अमू पहले उससे लड़ना चाहती थी। अमू को ईफा से पता चल चुका था कि ये वही उनका भाई गिले है जो उन्हें बुली किया करता था। साइका को भी यकीन था कि अमू जीत जाएगी, क्योंकि वो हीरो है। इस मैच में मैजिक स्पेल अलाउ नहीं है। अब मैच शुरू होता है और शुरुआत में ही अमू ग्ले पर भारी पड़ने लगती है और तभी ग्ले का भी पैर फिसल जाता है। अमू इस मैच को बस जीतने ही वाली थी, तभी ग्ले अपनी मैजिक स्टिक बाहर निकाल लेता है और ग्ले उसे हरा देता है। अब शर्त के मुताबिक साइका को ग्ले से लड़ना होगा। तभी वहाँ प्रिंसेस आ जाती है और ग्ले इनका ही होली नाइट है। वो ग्ले को फाइट शुरू करने को कहती हैं और साथ ही बोलती हैं कि वो कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। तो अचानक ही ग्ले लड़ाई को टाल देता है। इसके बाद ग्ले सभी को प्रिंसेस फियोना से इंट्रोड्यूस करवाता है। सब वहाँ हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये हॉली प्रिंसेस थी। ये कोई टाइटल नहीं है, ये नाम उनको उनके जन्म के स्थान से मिला है। 15 साल पहले प्रिंसेस का जन्म टेम्पल की प्रिस्टिस के पेट से हुआ था और वो प्रिस्टिस राजा की पत्नी थी, इसीलिए उनका नाम हॉली नाइट पड़ा। वैसे साइका हॉली प्रिंसेस के कहने पर ही अम्मू को यहाँ लेकर आया है, क्योंकि उसकी काबिलियत उन्हें कहानियों की हीरो की याद दिला देती है। वैसे प्रिंसेस यहाँ कुछ और दिन भी रुकने वाली हैं, तो वो चाहती हैं कि ये सब भी तब तक यहीं रुके। अब प्रिंसेस के जाने के बाद सब साइका पर चढ़ जाते हैं, क्योंकि उसने बताया नहीं कि यहाँ होली प्रिंसेस आई हुई हैं। अब जब रात के वक्त साइका अपने रूम में यूकी से बात कर रहा था, तभी उसके रूम में अम्मू आती है। उसको देखकर साइका थोड़ा हैरान हो गया था, क्योंकि इतनी रात में वो एक लड़के के कमरे में आई है। अम्मू कहती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी साइका उसे डंजन में बिना कपड़ों के देख चुका है। वो बस अकेले अपने रूम में बोर हो रही थी, इसीलिए वो यहाँ आ गई। वो साइका से पूछती है कि ग्रेजुएट होने के बाद वो क्या करेगा, तो साइका उसे याद दिलाता है कि डंजन में उसने उससे वादा किया था कि वो उसके साथ एडवेंचर पर जाएगा। अम्मू शर्मा जाती है। उसे लगा था कि साइका उस वक्त मजाक कर रहा था, लेकिन एक परेशानी है कि साइका को एडवेंचर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो वो चाहता है कि अम्मू उसको सिखाए। अम्मू उसकी बात मान लेती है और गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन ये सब प्रिंसेस को शहर दिखाने निकले थे। ग्लाय साइका को चौकन्ना रहने को कहता है, क्योंकि वो प्रिंसेस के कहने पर सारे सिपाहियों को घर ही छोड़ाया है, इसीलिए इन दोनों को ही उनका ख्याल रखना होगा। अब प्रिंसेस साइका का हाथ पकड़कर मार्केट में ऐसे घूमने लगती हैं जैसे वो एक दूसरे को डेट कर रहे हो। यहाँ पे सबके लिए ग्ले को अपनी जेब भी ढीली करनी पड़ती है। तभी प्रिंसेस एक कपल को देखकर साइका से पूछती हैं, हम जिसको पसंद करते हैं हम उसके कैसे करीब आ सकते हैं। अम्मू उन्हें बताती है कि कहानियों के हिसाब से जब हीरो हीरोइन को बचाता है तो उन दोनों में प्यार हो जाता है। प्रिंसेस को ये तरीका बड़ा अच्छा लगता है। इसके बाद वो घूमते हुए कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंच जाते हैं। प्रिंसेस उस बनती हुई बिल्डिंग को करीब से देखना चाहती थी। ग्ले उनको रोकने की कोशिश करता है, तभी कंस्ट्रक्शन साइट की एक रस्सी टूट जाती है और उनके ऊपर ही वो सारी लकड़ियां गिरने लगती हैं, जिसको साइका नोटिस तो कर लेता है, पर उससे पहले ग्ले अपने विंड मैजिक से उसे तोड़ देता है और अम्मू अपने अर्थ मैजिक से उन्हें बचा लेती है। साइका ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि ये दोनों उनको बचा लेंगे, इसीलिए उसने कुछ भी नहीं किया। साइका प्रिंसेस से पूछता है कि कहीं उन्हें कोई चोट तो नहीं लगी, लेकिन हम देखते हैं कि प्रिंसेस साइका से थोड़ी डिसअपॉइंट लग रही हैं। अब वहाँ भीड़ भी बढ़ने लगती है, तो ग्ले इन सबको यहाँ से चलने को कहता है।
पर जाने से पहले साइका वहाँ से एक रुमाल और एक डोरी खरीद लेता है, जिसको वो प्रिंसेस को पहना देता है और ये उन पर अच्छा भी लग रहा था। पर प्रिंसेस खुद अपने आप को नहीं देख पा रही थी, तो साइका वहाँ जमीन से एक शीशा समन कर लेता है। प्रिंसेस को भी साइका का दिया प्रेजेंट बहुत अच्छा लगता है। अब शाम के वक्त ग्ले से बातों बातों में साइका को पता चलता है कि प्रिंसेस के पास फ्यूचर देखने की पावर है, इसीलिए वो साइका को सावधान रहने को कहता है। इसके अगले दिन से ही साइका पूरी तरह प्रिंसेस को अवॉइड करने लगता है। पर कल ही वो एकेडमी वापस जा रहे हैं, तो अम्मू के कहने पर साइका प्रिंसेस से मिलने चला जाता है। उस वक्त वो वहाँ चेस खेल रही थी, वो भी अकेले। साइका उन्हें ज्वाइन करता है, लेकिन इसमें इन दोनों के बीच एक शर्त रखी जाती है कि जो भी जीतेगा उसे सामने वाले की एक कोई भी बात माननी होगी, पर वो चाहे तो करने से इनकार भी कर सकता है। और आखिर में इस चेस मैच को प्रिंसेस जीत जाती है। इसके अगले दिन साइका और बाकी सब अकेडमी के लिए निकल जाते हैं। प्रिंसेस भी उनके साथ अपने किंगडम जा रही थी, लेकिन रास्ते में कुछ गुंडों का ग्रुप उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ये मामूली गुंडे थे, तो साइका उनको जिंदा ही पकड़ लेता है। इसके बाद वो प्रिंसेस को किंगडम छोड़ अपनी अकेडमी में वापस आ जाते हैं और वो डीमंस भी हीरो को ढूंढते हुए अकेडमी तक पहुंच चुके थे और इनका लीडर इन्हें अकेडमी के अंदर चारों तरफ टेलीपोर्ट कर देता है। लेकिन ये जहाँ भी टेलीपोर्ट हुए थे वहाँ वो पूरी जगह लाल धुएं से घिरी हुई थी। लेकिन इसकी परवाह ना करते हुए उनके सामने जो भी स्टूडेंट आता वो उसे मार देते। लेकिन वो देखते हैं कि तभी सीन चेंज होता है और हम मॉड्रॉक को देखते हैं, जिसका सामना मेबल से हो गया था। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ देखकर वो एकदम हैरान था। तभी मेबल अपने कुछ नाइफ से उसे कैद कर देती है, लेकिन उन्हें तोड़ना मॉड्रॉक के लिए बहुत ही आसान था और वो मेबल के ऊपर जानलेवा हमला करता है। लेकिन जब धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि यहाँ तो टेलिस्मेंट पड़ा हुआ था और बाकी सबके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। तभी उन्हें अपने सामने साइका दिखाई देता है। साइका को देखने भर से ही उनके लीडर को एहसास हो गया था कि साइका की पावर अलग लेवल पर है, तो मॉड्रॉक उससे लड़ने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन तभी साइका उसकी गर्दन काट देता है। ये देख पेरिसिलेरिया और लोनी को बहुत गुस्सा आता है। तभी साइका अपने स्नेक शिकिगामी को समन कर लेता है, जिसकी आंखों में देखने भर से ही पेरिसिलेरिया की दिल की धड़कनें रुक जाती हैं। लोनी उसे अपना दोस्त बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे ही निकल जाता है। डीमंस का लीडर जोर पहचान चुका था कि ये इस सदी का डीमन किंग है और जैसी भविष्यवाणी की गई थी, सबसे ताकतवर डीमन किंग इंसानों की साइड ले लेगा, वो सच हो चुकी है। आखिर में वो सारे डीमंस मारे जाते हैं और वापिस से सब कुछ नॉर्मल हो गया था। लेकिन तभी कुछ रॉयल गार्ड्स अम्मू को अरेस्ट करने वहाँ आ जाते हैं, क्योंकि उसने उन डीमंस को मारा था जो कल रात अकेडमी आए थे। इसके बाद भी साइका सबके सामने एकदम चिल बर्ताव कर रहा था, लेकिन अकेले में वो वाकई में बहुत ही गुस्से में था। वो मिसूची पे सवार हुए एम्पायर के कैसल पर हमला कर देता है। उसने वहाँ बेरहमी से मौत की लाशें खड़ी कर दी थी और जब वो अम्मू को लेकर वहाँ से जाता है तब वहाँ ग्ले उसके रास्ते के बीच खड़ा हो जाता है। उसके साथ वहाँ प्रिंसेस भी मौजूद थी। साइका उनसे साफ सवाल करता है कि वो अम्मू को क्यों मरवाना चाहती है, इससे तो डीमंस का ही फायदा होगा। तो प्रिंसेस उसको बताती है कि अब डीमंस भी लड़ाई नहीं चाहते हैं, लेकिन लड़ाई तो होगी हीरो की डर की वजह से, और अगर लड़ाई हुई तो हीरो भी हमें नहीं बचा पाएगी, क्योंकि साइका ने उसे स्ट्रॉन्ग बनने ही नहीं दिया। वो हर लड़ाई से उसे बचा लेता था। ये सुनकर साइका को गुस्सा आ जाता है। प्रिंसेस के लाख समझाने के बावजूद भी कि वो अम्मू को सही सलामत वापस ले आएंगी, वो नहीं मानता। तो आखिर में प्रिंसेस भी हार मान लेती है और उन दोनों को यहाँ से जाने देती है। जाते वक्त साइका को पता चलता है कि प्रिंसेस और ग्ले ने यहाँ अम्मू का पूरा ख्याल रखा था, तो वो भी अपनी गलती सुधारते हुए अपने मैजिक से सबको वहाँ रिवाइव कर देता है, जिन जिन को भी उसने यहाँ मारा था। प्रिंसेस और अम्मू को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता। खैर अब वो यहाँ से अकेडमी तो जा नहीं सकते थे, तो साइका और अम्मू अपने नए सफर पर चल पड़ते हैं। जैसा उसने अम्मू से वादा किया था, वो कई दिनों के सफर के बाद रैकना शहर पहुँचते हैं, जहाँ ईफा और मेबल पहले से ही मौजूद थी। इनको साइका और अम्मू का पता प्रिंसेस की भेजी चिट्ठी से मिला था और यहाँ पे सीरीज का पूरा सीजन खत्म होता है। अब इसके आगे और कोई भी एपिसोड मौजूद नहीं है। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे किसी और एक नई सीरीज में।